So, dear students, welcome back to our today's lecture. So, आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं अबाउट अनदर वेरी इम्पोर्टेंट टॉपिक। आज हम बहुत एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं रिगार्डिंग द केमिकल बॉन्डिंग एंड मैन ग्रुप्स कंपाउंड। मैन ग्रुप्स कंपाउंड जो कि हम पिछले 2-3 लेक्चर्स से हम डिस्कस कर रहे थे, जहाँ पे हमने about their geometries as well as hybridizations and chemical bonding, जिनमें हमने का वेस्पर थ्योरी के बारे में डिस्कस किया, देन हाइब्रिडाइजेशन के बारे में डिस्कस किया। आज हम और अनदर इम्पोर्टेंट एक टॉपिक हम डिस्कस करने जा रहे हैं जिसे हम कहते हैं वाश डायग्राम। ठीक है, तो ये वाश डायग्राम को हम डिटेल में आज डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं ये वाश डायग्राम क्या चीज है और इससे हमें क्या इंफॉर्मेशन मिलता है। ठीक है, so till now, normally we explain the experimentally observed geometries of molecule by certain devised rules and concepts such as अभी तक जो भी हमने ज्योमेट्री या एक्सपेरिमेंटली ऑब्जर्व जो ज्योमेट्रीज किसी भी मॉलिक्यूल का होता है, वो हमने कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स के अकॉर्डिंग उनको एक्सप्लेन करने की कोशिश किया था, जिसमें हमारे पास एक तो वेस्पर थ्योरी था, दूसरा हमने कोशिश किया कि हाइब्रिडाइजेशन के अकॉर्डिंग भी हमने उन मॉलिक्यूल्स की ज्योमेट्री एज वेल एज उनकी स्ट्रक्चर को एक्सप्लेन करने की कोशिश किया है अभी तक। ठीक है, वेस्पर थ्योरी का अपना इंपॉर्टेंस था, हाइब्रिडाइजेशन का अपना इंपॉर्टेंस था, देन इसके बाद हमने बेंड्स रूल को भी हमने डिस्कस किया। ठीक है, बेंड रूल्स से भी हमें पता चल रहा था कि बेंड रूल्स का हमें मेन जो एप्लीकेशन था वो sp3d हाइब्रिडाइजेशन के लिए था, जहां पे हम देख रहे थे कि लोन पेयर किस पोजीशन पे जाएंगे, हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम किस पोजीशन पे जाएंगे। ठीक है, तो ये सब कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट थे जहां से हम मॉलिक्यूल की हाइब्रिडाइजेशन एज वेल एज उनमें केमिकल बॉन्डिंग जो प्रेजेंट रहता है उसको एक्सप्लेन करने की कोशिश किए थे। ठीक है, नाउ अब आते हैं आगे और क्या इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स अराइज हुए बॉन्डिंग को, केमिकल बॉन्डिंग्स को मेन ग्रुप एलिमेंट में एक्सप्लेन करने के लिए। तो इन अराउंड 1953 में वाश ने एक ऐसा कंसेप्ट दिया जिसे कि मॉलिक्यूल की ज्योमेट्री और भी क्लियरली एक्सप्लेन कर पाए। ठीक है, तो इन 1953 वाश हैज पुट अप अनदर कंसेप्ट, एक अपना कंसेप्ट उसने रिलीज किया जिसके अकॉर्डिंग हम मॉलिक्यूल की ज्योमेट्री को और भी इजीली एक्सप्लेन कर पा रहे थे। फॉर एग्जांपल हम कह सकते हैं कि मॉलिक्यूल कौन सी ज्योमेट्री को हाईली स्टेबल स्टेट में एक्सेप्ट करेंगे। अगर हम माने कि हमारे पास फॉर एग्जांपल वाटर मॉलिक्यूल है, H2O है, ठीक है, ट्राई एटॉमिक मॉलिक्यूल है। तो H2O हमारे पास एक ट्राई एटॉमिक मॉलिक्यूल है, तो ये मॉलिक्यूल ऐसे भी रह सकता है। ठीक है, और ऐसे भी रह सकता है। यहाँ पे हम फिलहाल लोन पेयर्स की इफेक्ट को हम डिस्कस नहीं करेंगे। ठीक है, क्योंकि ये जो वास्ट डायग्राम है वो मेनली एनर्जी के बेसिस पे हम वास्ट डायग्राम्स को बताते हैं। फॉर एग्जांपल अगर इसका ये 180 डिग्री बॉन्ड एंगल है इसमें, तो इससे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल एनर्जीज पे कितना इफेक्ट पड़ेगा, या ये अगर बेंड हो जाते हैं तो इससे 100 एग्जांपल 5.5 डिग्री, तो इसकी ओवरऑल मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स की एनर्जी पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो ये मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल एनर्जी की कॉन्सेप्ट्स को वाश ने इंट्रोड्यूस किया टू एक्सप्लेन द ज्योमेट्री ऑफ डिफरेंट मॉलिक्यूल। अब ये जो वाटर मॉलिक्यूल हमने कहा ये लीनियर भी रह सकते हैं, बेंड शेप में भी रह सकते हैं। अब कौन सा ज्यादा स्टेबल होगा और क्यों होगा, इसको एक्सप्लेन किया वाश ने इन 1953 में। ठीक है, तो वाश ने क्या किया, सो वाश हैज एक्चुअली कैलकुलेटेड, सो वी कैन से वाश हैज एक्चुअली calculated the energies of molecular orbital, ये आपको याद रखना है। ठीक है, molecular orbitals of a reference geometry and its several distortions for for example simple ट्राई हुआ, टेट्रा हुआ और पेंटा हुआ, पेंटा एटॉमिक मॉलिक्यूल्स एटसेट्रा। ठीक है,
तो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की ज्योमेट्री के एनर्जी के बेसिस पे ना वाश ने मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की एनर्जी एक रेफरेंस ज्योमेट्री को लेके उसकी मॉलिक्यूलर एनर्जी को कैलकुलेट किया। फिर उसके बाद उसने देखा कि उस मॉलिक्यूल की अगर हम बॉन्ड एंगल को चेंज करते हैं तो ओवरऑल उन मॉलिक्यूल्स की ओवरऑल जो ऑर्बिटल मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की एनर्जीज पे क्या इफेक्ट पड़ेंगे, उसको क्या किया वाश ने कैलकुलेट किया। और उसी के बेसिस पे वाश ने ओवरऑल द ज्योमेट्री ऑफ द मॉलिक्यूल्स को उसने असाइन किया कि ये वाला मॉलिक्यूल के क्या ज्योमेट्री होगा, दूसरे मॉलिक्यूल का। ये हम ट्राई एटॉमिक मॉलिक्यूल के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं, टेट्रा एज वेल एज पेंटा, ठीक है। तो इन सारे मॉलिक्यूल्स की ज्योमेट्री को वाश ने मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल एनर्जी के कंसेप्ट से एक्सप्लेन किया है, ठीक है। तो होगा क्या, ये वाश डायग्राम होता क्या है, ठीक है। सो सिंपली वी कैन कॉल इट एज ए कोरिलेशन डायग्राम, ठीक है। इसको हम कोरिलेशन डायग्राम भी कहते हैं, कोरिलेशन डायग्राम, क्योंकि ये क्या कहते हैं, कोरिलेट करते हैं बिटवीन द बॉन्ड एंगल एंड द मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल एनर्जी ऑफ दैट पर्टिकुलर मॉलिक्यूल। सो ही उसने प्रिडिक्ट किया द एक्चुअल ज्योमेट्री ऑफ नंबर ऑफ सिंपली एटॉमिक ट्राई एटॉमिक मॉलिक्यूल्स। तो उसने कुछ ट्राई एटॉमिक मॉलिक्यूल्स की ज्योमेट्री को, मॉलिक्यूल्स लाइक हमारे पास है H2O, BeH2, या हमारे पास H3 पॉजिटिव 8 स्टार, ऐसे जो ट्राई एटॉमिक मॉलिक्यूल्स की एक्चुअल ज्योमेट्री को उसने एक्सप्लेन किया बेस्ड ऑन the calculated energy of their molecular orbitals and the distortion produced या distortion parameter जो कि क्या था, बॉन्ड एंगल था। अब उसने क्या किया, ये अगर हमारे पास AB2 टाइप मॉलिक्यूल्स है तो इसके बॉन्ड एंगल अगर ये हम रेफरेंस लेते हैं तो इससे जब हम इसकी बॉन्ड एंगल को एक्सपेंड करते हैं, फॉर एग्जांपल अब इतना एक्सपेंड होगा, स्लोली इसका एक्सपेंड करते हुए हम 180 डिग्री तक आ जाएंगे। तो इस बॉन्ड एंगल की डिस्टॉर्शन की वजह से ओवरऑल सिमेट्री ऑफ दिस या स्टेबिलिटी ऑफ दिस मॉलिक्यूल कितना स्टेबल बनता है, उसकी बेसिस पे उसने क्या किया, कोरिलेशन डायग्राम को उसने प्रोड्यूस किया, ठीक है। सो वी कैन से द पोजीशन ऑफ, अब यहां से कैसे हम प्रिडिक्ट करेंगे कि कौन सा स्टेबल होगा, ये हम उस डायग्राम में पोजीशन को देखते हैं। कौन सी पोजीशन को, ऑफ द मिनिमम एनर्जी, जिसका एनर्जी क्या होगा, सबसे मिनिमम होगा, तभी वो सबसे ज्यादा स्टेबल होंगे, ऑफ फील्ड ऑर्बिटल्स। फील्ड ऑर्बिटल्स या हम इसको मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स भी लिख सकते हैं इन द ग्राफ, indicates the most stable geometry of the molecule. Such graph are known as wash diagrams. वाश डायग्राम, ऐसे डायग्राम्स को हम क्या कहते हैं, वाश डायग्राम्स कहते हैं, ठीक है। आगे जब हम डायग्राम को बनाते हैं तो आपको और भी यहाँ पे क्लियरली समझ में आ जाएंगे, ठीक है। तो ओवरऑल वी कैन से आवर वाश डायग्राम्स helps us in correlating the change in the energies of molecular orbital with respect to molecular geometry, ठीक है। तो क्या है कि वाश डायग्राम्स हमें कोरिलेट करने में मदद करता है किन चीजों के बीच में, बिटवीन द चेंज इन द एनर्जी ऑफ द मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की एनर्जीज में कितना चेंज आते हैं विथ रेस्पेक्ट टू देयर ज्योमेट्रीज। ज्योमेट्री मींस विथ रेस्पेक्ट टू देयर दिस बॉन्ड एंगल। जब आप मॉलिक्यूल की बॉन्ड एंगल को चेंज करते हैं तो ओवरऑल उस मॉलिक्यूल की ओवरऑल एनर्जी में कितना चेंजिंग आता है, या हम कह सकते हैं उसकी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की एनर्जीज में कितना चेंजिंग आते हैं, उसके हम कोरिलेट करके हम उस पर्टिकुलर मॉलिक्यूल की ज्योमेट्री क्या होगा वो हम बता सकते हैं, ठीक है। अब
हम कैसे बनाएंगे फिर, हाउ टू ड्रॉ वास्ट डायग्राम, वास्ट डायग्राम क्या होगा और कैसे बनाएंगे, इसके लिए हम कुछ रूल्स हम डिफाइन करेंगे, बाद में उसी रूल के अकॉर्डिंग हम वास्ट डायग्राम को हम बना सकते हैं। तो सबसे पहला वास्ट डायग्राम बनाने के लिए आपको उस मॉलिक्यूल की, फॉर एग्जांपल इफ वी टॉक अबाउट ए ट्राई एटॉमिक मॉलिक्यूल में जिनमें 3 एटम्स होंगे, फॉर एग्जांपल AB2 टाइप्स एटम मॉलिक्यूल, ठीक है। अगर इसकी बात करें तो सबसे पहले हमें क्या चाहिए, वी शुड नो दे, हमें ये पता होना चाहिए, we should know the limiting structure of the molecule. लिमिटिंग स्ट्रक्चर इस मॉलिक्यूल की हमें पता होना चाहिए। फॉर एग्जांपल इफ वी टॉक अबाउट दिस ट्राई एटॉमिक मॉलिक्यूल, इसका दो पॉसिबल, दिस ट्राई एटॉमिक मॉलिक्यूल्स हैज टू पॉसिबल ज्योमेट्रीज, इसका क्या है, दो पॉसिबल ज्योमेट्री है जो कि हम बना सकते हैं। एक इसका या तो लीनियर होगा और इट कैन बी बेंड। सो ट्राई एटॉमिक मॉलिक्यूल के लिए दो इंपॉर्टेंट पॉसिबल ज्योमेट्री है, या तो ये लीनियर हो सकता है या ये बेंड हो सकता है। सबसे पहले ये आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट सेकंड पॉइंट क्या होगा, अगर ये आपको पता है देन नेक्स्ट स्टेप में आप क्या करेंगे, डिटर्मिनेशन ऑफ द पॉइंट ग्रुप, उस मॉलिक्यूल का आप क्या निकालोगे, पॉइंट ग्रुप निकालोगे, ठीक है, पॉइंट ग्रुप ऑफ द मॉलिक्यूल्स। ऑलरेडी हमने पॉइंट ग्रुप्स कैसे निकालते हैं आपको बताया है। तो नेक्स्ट पॉइंट होगा डिटर्मिनेशन ऑफ द पॉइंट ग्रुप ऑफ द मॉलिक्यूल, उस मॉलिक्यूल के पॉइंट ग्रुप को आपको क्या करना है, डिटरमिन करना है। अब अगर हम दिस ट्राई एटॉमिक मॉलिक्यूल की बात करते हैं तो ये लीनियर के लिए हमारे पास एक पॉइंट ग्रुप होगा, और जो हमारे पास बेंड शेप के लिए एक पॉइंट ग्रुप होगा। अगर लीनियर की हम बात करते हैं तो लीनियर का पॉइंट ग्रुप हमें डी इंफिनिटी एच होते हैं, और जब हम बेंड वाले मॉलिक्यूल्स की बात करते हैं तो CV2 पॉइंट ग्रुप्स होते हैं। तो इस मॉलिक्यूल के पॉइंट ग्रुप आपको क्या करना है, निकालना है, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप, थर्ड स्टेप क्या करोगे, इन द थर्ड स्टेप यू विल नाउ असाइन द कोऑर्डिनेट्स, ठीक है। फिर यहां पे आप क्या करेंगे, कोऑर्डिनेट असाइनमेंट करना है, ठीक है, कोऑर्डिनेट असाइनमेंट्स टू द मॉलिक्यूल। अब ये कोऑर्डिनेट असाइनमेंट्स क्या है, यहाँ पे आपको क्या करना है, कोऑर्डिनेट में इस मॉलिक्यूल को रखना है। फॉर एग्जांपल एक्स वाई एंड जेड कोऑर्डिनेट, इस कोऑर्डिनेट में आप इस मॉलिक्यूल को पुट अप करेंगे कि एक्स एक्सिस में कौन से ऑर्बिटल रहेंगे, वाई में कौन सा रहेंगे और जेड में कौन सा रहेंगे, ठीक है। तो फॉर नॉन लीनियर मॉलिक्यूल, यहां पे ये बात आपको याद रखना है, फॉर नॉन लीनियर मॉलिक्यूल आप किस कोऑर्डिनेट को, प्रिंसिपल जो एक्सिस होगा, प्रिंसिपल एक्सिस should be the z axis, z axis पे आप उस मॉलिक्यूल की प्रिंसिपल एक्सिस को रखेंगे। प्रिंसिपल एक्सिस में जहां से आप उस मॉलिक्यूल को क्या करेंगे, रोटेट करेंगे, या जहां से आपका सबसे ज्यादा ऑर्डर आएंगे उस मॉलिक्यूल की प्रिंसिपल एक्सिस के ऑर्डर का वैल्यू आएंगे, उसको आप अलोंग द z एक्सिस रहेंगे। ये आपका थर्ड पॉइंट है। नेक्स्ट पॉइंट इज देन यू हैव टू सर्च फॉर द करेक्टर टेबल, ठीक है, सर्च फॉर द करेक्टर टेबल, करेक्टर्स ऑफ, या हम ऐसे करेक्टर टेबल में से ऑफ रिड्यूसिबल, एक तो आपको रिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशंस निकालने हैं, ठीक है, रिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशंस फॉर द पॉसिबल कॉम्बिनेशंस, जो कि आपको कहां से मिलेंगे, करेक्टर टेबल मिलेंगे ऑफ द वैलेंस ऑर्बिटल्स ऑफ द सराउंडिंग एटम्स, सराउंडिंग एटम। इसका मतलब क्या है कि आपको उस जो मॉलिक्यूल की, अगर हम अभी जो ट्राई एटॉमिक मॉलिक्यूल की बात कर रहे हैं, ट्राई एटॉमिक मॉलिक्यूल हमारे पास है AB2 टाइप। अब यहाँ पे ए क्या है, ए इज योर सेंट्रल एटम, बी क्या है, बी आपका है सराउंडिंग एटम्स। इन सराउंडिंग एटम्स का करेक्टर टेबल की मदद से आप उसकी रिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशंस को आप क्या करेंगे, सर्च करेंगे, ठीक है। देन नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट स्टेप इज योर सर्च फॉर इररिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन, वहां से आप इररिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशंस निकालेंगे, ठीक है।
irreducible representations as per the symmetry of as per the symmetry of, let me write this again, as per the symmetry of group orbitals. नेक्स्ट क्या करना है, ग्रुप ऑर्बिटल मींस अब ये देखो आपके पास दो क्या है, सराउंडिंग एटम्स है, ये कंबाइन होंगे, जिस तरह हम क्या कहते हैं लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स के अकॉर्डिंग आपका मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनते हैं। तो ये सराउंडिंग एटम्स जो है वो मिलके आपका ग्रुप एटम्स बनाएंगे, किसके अकॉर्डिंग, ये बनाता है आपका सिमेट्री के अकॉर्डिंग लीनियर कॉम्बिनेशन से ये वाला ऑर्बिटल्स आपको बनते हैं, जिसे हम कहते हैं SALCS, साल्स। सिमेट्री एडॉप्टेड लीनियर कॉम्बिनेशन, जो भी ऑर्बिटल्स के सिमेट्री एक जैसे होंगे वो कंबाइन होके आपको एक सेट ऑफ ऑर्बिटल्स प्रोड्यूस देंगे, जिसे हम कहते हैं ग्रुप ऑर्बिटल्स। और ये सारा ऑर्बिटल्स आपके जो सराउंडिंग एटम्स के होंगे। नेक्स्ट क्या करेंगे, then you have to search for the atomic orbitals of central atom. Next you have to find about the atomic orbital of the central atoms with the same सिमेट्री। अब यहाँ पे आपने ग्रुप ऑर्बिटल्स की सिमेट्री आपने निकाला है, ठीक है, जो भी सिमिलर और सिमेट्री के ग्रुप्स होंगे वो कंबाइन होके आपको ग्रुप ऑर्बिटल्स देंगे। नेक्स्ट आपको करना है सेंट्रल एटम में आप ए में से उन ऑर्बिटल्स को, वैलेंस ऑर्बिटल को आप आइडेंटिफाई करना है जो कि सिमिलर सिमेट्री रखते हो ग्रुप ऑर्बिटल्स के, क्योंकि सिर्फ सेम सिमेट्री के ऑर्बिटल्स ही क्या होंगे, कंबाइन होंगे टू प्रोड्यूस द मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स। देन द नेक्स्ट स्टेप शुड बी combinations of atomic orbitals with the group orbitals of the same symmetry, and then you have to draw the molecular orbital diagrams of the two limiting structure। इसके बाद आप क्या करेंगे, आप कॉम्बिनेशन निकालेंगे बिटवीन द एटॉमिक ऑर्बिटल्स और योर ग्रुप ऑर्बिटल्स। इन दोनों में से जो भी ग्रुप ऑर्बिटल्स के सिमेट्री आपके एटॉमिक ऑर्बिटल्स ऑफ द सेंट्रल एटम के सिमिलर होंगे, उन दोनों को कंबाइन करके आपको मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम बनाना है इन दो लिमिटिंग स्ट्रक्चर। लिमिटिंग मींस यहाँ पे आपका एक लीनियर है और एक आपका बेंड शेप है, इन दोनों की मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स को ड्रॉ करेंगे। अब मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स आपके पास या तो बॉन्डिंग बन सकते, ठीक है, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बन सकता है, या नॉन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बन सकते हैं, या एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स। ये दो 3 डिफरेंट टाइप्स के ऑर्बिटल्स आपको बन सकते हैं। और इसी के अकॉर्डिंग, जैसे कि यहाँ पे भी सबसे एनर्जी कम किसका होगा, बॉन्डिंग का, देन नॉन बॉन्डिंग का, देन एंटी बॉन्डिंग। इसी सीरीज में आपको वास्ट डायग्राम में भी इन ऑर्बिटल्स को रखना है, ठीक है। देन आपने मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बना लिए। नेक्स्ट आपका क्या काम होगा, देन द 8th पॉइंट शुड बी योर कोरिलेट द एनर्जी ऑफ molecular orbitals of the limiting स्ट्रक्चर। अब आप इन जो लिमिटिंग स्ट्रक्चर्स के जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स आपने बनाए हैं, इनकी एनर्जी क्या करेंगे, कोरिलेट करेंगे। अगर बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स में 3 बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स तो है, तो सबसे एनर्जी कम किन में होंगे, इसके बाद और ज्यादा किस में होंगे, और इसके बाद और ज्यादा एनर्जी किस में बढ़ेंगे, देन नॉन बॉन्डिंग, देन एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स की एनर्जी ऐसे ही आपका बढ़ता जाएगा, ठीक है। देन नेक्स्ट स्टेप शुड बी, देन your depending upon which orbitals are occupied, then आप उन मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स में क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन की फिलअप करेंगे, और जहां पे आपको सबसे जिस एनर्जी जो सबसे ज्यादा एनर्जी हायर एनर्जी लेवल की एनर्जी लेवल्स में जो भी इलेक्ट्रॉन रहेंगे वो हमारा होमो बनेंगे, होमो, ठीक है, ऑक्युपाइड वन और अदर लिमिटिंग
structures can be selected to be preferred. इसके बाद जब आप उन मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन को पुट अप करेंगे तो वहां पे आपको सबसे ज्यादा जो हाईएस्ट एनर्जी लेवल पे, जिसे हम होमो कहते हैं, वो वाले एनर्जी लेवल्स को आप आइडेंटिफाई करेंगे, जो कि एज कंपेयर टू द अदर जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स ऑफ दैट लिमिटिंग स्ट्रक्चर से क्या है, प्रेफरेंस है। तो उसी बेसिस पे आप बता सकते हैं कि उस पर्टिकुलर मॉलिक्यूल्स के लिए कौन सा ज्योमेट्री सबसे स्टेबल होगा। लास्ट पॉइंट आपको ये याद रखना है, जो इनर ऑर्बिटल्स होते हैं, फॉर एग्जांपल अगर हम बेरिलियम हाइड्रेट BeH2 की बात करें, तो बेरिलियम की जो 1s ऑर्बिटल या कोई भी जो इनर ऑर्बिटल्स होते हैं इज नॉट इंक्लूडेड इन वास्ट डायग्राम। वास्ट डायग्राम में इनको इंक्लूड नहीं किया गया है इनर ऑर्बिटल्स को। क्यों? सिंस उनकी एनर्जी जो है, देयर एनर्जी not change it much by bond angle bending। ये बात आपको याद रखना है कि हमेशा वास्ट डायग्राम में हमने इनर ऑर्बिटल्स को इंक्लूड नहीं किया गया है, क्योंकि जो इनर ऑर्बिटल्स की एनर्जी की जब हम बात करते हैं, उनकी एनर्जी चेंज नहीं होता है विथ चेंजिंग इन द बॉन्ड एंगल ऑफ दैट पर्टिकुलर मॉलिक्यूल। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिसको आपको ध्यान में रखना है, और उसी के बेसिस पे आप क्या करेंगे, वास्ट डायग्राम बनाएंगे। ठीक है, नाउ लेट्स ट्राई टू मेक ए वास्ट डायग्राम। हम एक वास्ट डायग्राम को हम बनाने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो वास्ट डायग्राम को हम बनाएंगे। फॉर एग्जांपल हम एक ट्राई एटॉमिक मॉलिक्यूल देंगे। ठीक है, BeH2 क्या है, ये आपका है ट्राई एटॉमिक मॉलिक्यूल बेरिलियम हाइड्रेट। इसकी हम वास्ट डायग्राम्स को बनाने की कोशिश करेंगे। तो हमें सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि बेरिलियम की जो वैलेंस ऑर्बिटल्स है, या कौन कौन से ऑर्बिटल्स बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करेंगे, वो हम निकालने की कोशिश करेंगे, एज वेल एज द सराउंडिंग एटम व्हिच इज हाइड्रोजन। तो ये आपके पास बेरिलियम है। ठीक है, बेरिलियम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऐसे होंगे 1s2 2s2। ठीक है, तो 4 इलेक्ट्रॉन है। तो ये जो 1s ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन्स है, ये तो बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे क्योंकि इनर ऑर्बिटल्स है, और ये वास्ट डायग्राम में भी इंक्लूड नहीं होंगे क्योंकि ये क्या है, वास्ट, क्योंकि ये नॉन वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। तो बेरिलियम के हमारे पास 2s ऑर्बिटल्स है और इसके साथ 2p ऑर्बिटल भी है। ठीक है, तो 2s ऑर्बिटल्स तो एक ही ऑर्बिटल्स है, लेकिन जब हम 2p ऑर्बिटल्स की बात करते हैं, यहां में हमारे पास px भी है। ठीक है, p y भी है और 2p z भी है। ठीक है, अब अगर इसका देखो, जब s ऑर्बिटल की शेप की बात करते हैं तो यहाँ पे हमारे पास कोई प्रॉब्लम नहीं है, बिकॉज इट हैज अ स्फेरिकल शेप। s ऑर्बिटल की शेप स्फेरिकल है। लेकिन जब हम x एंड y एंड z ऑर्बिटल्स की बात करते हैं तो क्या होगा, ये हमारे पास इनकी जो शेप्स होते हैं वो डम्बेल शेप्स होते हैं। तो इसकी अगर हम शेप बना लेते हैं, क्योंकि हमने जो दूसरा रूल्स बताया था कि इनको हम क्या करेंगे, कोऑर्डिनेट्स में रखेंगे। अब हम ये रखेंगे, फॉर एग्जांपल यहाँ पे हम रखेंगे y एक्सिस। तो ये y ऑर्बिटल हुआ। ठीक है, ये आपका x है, दिस इज y एंड दिस इज z एक्सिस। तो y जो आपकी हम ऐसे लिखते हैं। ठीक है, x एक्सिस को हम रखेंगे, एक मिनट, x एक्सिस को हम रखेंगे इस वाले एक्सिस पे। ये आपका x हुआ, y हुआ, z हुआ। ठीक है, तो आपकी x एक्सिस को हम रखते हैं इस वाले z एक्सिस पे। ठीक, कोऑर्डिनेट की इस एक्सिस में। देन हमारा जो y ऑर्बिटल आएंगे, इसको हम रखेंगे ताकि हमें बाद में ऑर्बिटल, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनाने के वक्त ज्यादा मुश्किल ना हो और उनकी ओवरलैप्स भी प्रॉपर हो। तो y एक्सिस, ये आपका हम y जो py ऑर्बिटल है, हम इसको इधर रखते हैं y पे। एंड फाइनली हमारे पास जो z एक्सिस बचता है, उसको हम रखेंगे अलोंग द इंटरन्यूक्लियर एक्सिस। इंटरन्यूक्लियर एक्सिस पे हम y ऑर्बिटल्स को रखेंगे। तो ये आपका pz है। ठीक है, ये आपका हुआ pz
ये आपका हुआ पी वाई एंड दिस इज योर पी एक्स ऑर्बिटल, जो कि 3 डम्बल शेप मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होंगे। और ये आपका हुआ 2s ऑर्बिटल ऑफ बेरिलियम, ये आपका हुआ जो कि सेंट्रल एटम का है। जब हम सराउंडिंग एटम्स की बात करेंगे, ठीक है, तो जब हम सराउंडिंग एटम्स की बात करेंगे तो इस केस में हमारे पास जो सराउंडिंग एटम्स है वो है हमारे पास हाइड्रोजन। क्या है, दोनों ही क्या है, हाइड्रोजन है। और हमें पता है हाइड्रोजन में एक ही इलेक्ट्रॉन है, S1s में एक इलेक्ट्रॉन है, और इसका शेप भी क्या होगा, सिमेट्रिकल होंगे, ठीक है। अब हम देखते हैं कि कैसे हमारे पास वाश डायग्राम हम बना सकते हैं इन केस ऑफ बेरिलियम हाइड्राइड BeH2, ठीक। अब ये जो ऑर्बिटल्स कंबाइन होंगे, ये दोनों कंबाइन होंगे हमारे पास सेट ऑफ ऑर्बिटल्स देंगे, ठीक है। तो BeH2 में हमारे पास सेट ऑफ ऑर्बिटल्स बनेंगे। वो आपके पास सबसे जो लॉस एनर्जी का ऑर्बिटल बनेंगे वो बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, देन यूर नॉन बॉन्डिंग बनेंगे इस तरह, ठीक है। एंड देन फाइनली यूर एंटी बॉन्डिंग बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, ठीक है। ये जो 3 सेट ऑफ डिफरेंट सेट ऑफ ऑर्बिटल्स आपके पास बनेंगे, ठीक है। अब हम डायरेक्टली आते हैं कि हम कैसे ऑर्बिटल्स को कंबाइन करेंगे और कंबाइन करने के बाद उनकी एनर्जी पे क्या इफेक्ट पड़ेगा वो हम देखते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम जो हमारे पास जो दो लिमिटिंग स्ट्रक्चर है वो एक है लीनियर, ठीक है। एक साइड पे हम लीनियर लिखते हैं, दूसरे साइड पे हम जो हमारे पास दूसरा लिमिटिंग स्ट्रक्चर है वो बेंड टाइप स्ट्रक्चर है, ठीक है। अब देखते हैं कैसे हम इस जो वास्ट डायग्राम को हम बना सकते हैं। तो हमारे पास है BeH2 टाइप, ठीक है। BeH2 हमारे पास क्या है, मॉलिक्यूल, ये ट्राई एटॉमिक मॉलिक्यूल है। तो इसके सबसे पहले जो हमारा ऑर्बिटल्स की कॉम्बिनेशन होंगे, या कौन कौन से ऑर्बिटल्स की कॉम्बिनेशन होंगे और सबसे कम एनर्जी के कौन होंगे, वो हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले जो हाईली इफेक्टिव ओवरलैप होगा वो s ऑर्बिटल्स के बीच में होंगे। तो ये आपका रहा सेंट्रल एटम के एक ऑर्बिटल है। इस तरह हम फिलहाल इसको AH2 टाइप मॉलिक्यूल यहाँ पे लिखते हैं, क्योंकि सारे AH2 टाइप या जो भी जितने भी ट्राई एटॉमिक मॉलिक्यूल्स के लिए वास्ट डायग्राम एक ही होंगे। तो ये आपका सेंट्रल एटम का s ऑर्बिटल हो गया, ठीक है। सेंट्रल एटम का s ऑर्बिटल इसी के साथ कंबाइन होंगे। फॉर एग्जांपल इसको हम रखते हैं A, ये आपका A है सेंट्रल एटम, ठीक है। इसके साथ आप s ऑर्बिटल कंबाइन होंगे, क्योंकि हमारे पास जो सेंट्रल एटम के 3 4 ऑर्बिटल है, एक 2s है और 3 आपके पास 2px 2py 2pz है। तो सेंट्रल एटम के A वाले ऑर्बिटल दैट इज 2s ऑर्बिटल एंड विल कंबाइन विद द एटॉमिक ऑर्बिटल्स ऑफ योर सराउंडिंग एटम, जो कि हमारे पास हाइड्रोजन है H। यहां से एक कंबाइन होंगे, यहां से इस साइड से भी एक कंबाइन होंगे। अब हमें ये पता है कि जो हाइड्रोजन एटम्स की जब हम बात करते हैं या s ऑर्बिटल की बात करते हैं, तो यहाँ पे चार्ज सारे क्या है, सेम है। वेव फंक्शन की चार्ज मीन प्लस प्लस, हर साइड से प्लस होंगे, तो ये क्या होगा, इफेक्टिव ओवरलैप होंगे, ठीक है। प्लस क्या है यहाँ पे, प्लस इज द साइन ऑफ द वेव फंक्शन, ये वेव फंक्शन की साइन है, ठीक है। तो जब ये लीनियरली कंबाइन होते हैं तो आपका इस तरह ये क्या होगा, कॉम्बिनेशन होंगे बिटवीन द s ऑर्बिटल, ये क्या है आपके s ऑर्बिटल ऑफ सेंट्रल एटम एंड s ऑर्बिटल ऑफ योर सराउंडिंग एटम, मींस a और h के बीच में ये बॉन्ड बनेंगे लीनियर फॉर्म में, ठीक है। तो इतना जो इफेक्टिव ओवरलैप होंगे। अब इसको जो वाश ने जो रिप्रेजेंटेशन दिया है, इसको उसने दिया है 2σg। ये क्या क्या है, ये आपका मोलिकेंस सिंबल्स है। इसीलिए हमने कहा था कि करेक्टर टेबल से आपको रिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन निकालना है, देन रिड्यूसिबल, जहां पे हमने मोलिकेंस सिंबल्स निकाला था। जी रेड है, एस सिग्मा में सिग्मा बॉन्ड बन रहा है बिटवीन s एंड s ऑर्बिटल, ठीक है। 2 यहाँ पे सिंबल है फॉर वाश डायग्राम। अब ये हो गया लीनियरली कंबाइन। अब हमें पता है इसका जो दूसरा लिमिटिंग स्ट्रक्चर है वो है इसका बेंड शेप। अगर यही आपका बेंड शेप में जाएंगे तो क्या इसकी ऑर्बिटल की एनर्जीज पे इफेक्ट पड़ता है और क्यों पड़ता है। तो जब हम इसकी बेंड की बात करते हैं तो ये आपका सेंट्रल एटम हुआ, ठीक है। अब ये किस में फॉर्म, बेंड फॉर्म में आए हैं, ठीक है। जब ये बेंड फॉर्म में आएंगे तो यहाँ पे ओवरलैप और भी इफेक्टिव बनेगा, ठीक है। लीनियर से ज्यादा यहाँ पे बेंड फॉर्म में क्या होगा, ओवरलैप ज्यादा होता है, क्योंकि हमें पता है यहाँ पे ये जो
वेव फंक्शन है। वेव फंक्शन दोनों क्या है, यहाँ पे पॉजिटिव, यहाँ पे भी पॉजिटिव, यहाँ पे ये और भी क्लोज आ रहा है, ठीक है। ये दो हाइड्रोजन की दो जो वेव फंक्शन है ये क्लोज आ रहे हैं, तो और भी इफेक्टिव ओवरलैप हो जाएंगे बिटवीन दीज थ्री एटॉमिक ऑर्बिटल। तो ओवरलैप होने की वजह से लीनर से ये जब बेंड की ओर जाता है तो इसकी एनर्जी क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। जब ये एनर्जी डिक्रीज होंगे तो दिस वन विल बिकम द मोस्ट स्टेबल, इसका क्या होगा, इलेक्ट्रॉन या स्टेबल ज्योमेट्री, ठीक है। तो इसका जो मोलिक्यूलर सिंबल दिया हुआ है वो है आपका 2a1, ठीक है। 2a1, इसको यहां से इसको सिग्मा से चेंज करके यहाँ पे ए रखा गया है। यही मोलिक्यूलर सिंबल्स ए है वन डायमेंशनल, बी है टू डायमेंशनल, ई है थ्री डायमेंशनल। इस तरह हम ए बी और ई जो जिस तरह हमने ग्रुप थ्योरी पढ़ते वक्त वहां पे यूज किया था वही है। ये आपका यहाँ पे जी में जी रेड है, सिमेट्रिकल है दोनों साइड से, यहाँ पे आप इस साइड भी पॉजिटिव इस साइड भी पॉजिटिव, तो जी लगे हुए है। वन है आपका ए, हम क्या दिखाते हैं, ए अगर ये प्रिंसिपल एक्सिस के जब हम अकॉर्डिंग रोटेट करते हैं तो अगर ये दोनों डिफरेंशिएट होते हैं तो हम उसको ए लिखते हैं नॉन डिफरेंशिएट, और अगर ये डिफरेंशिएट होते हैं तो बी लिखते हैं। तो यहाँ पे दोनों हाइड्रोजन एक जैसा है, पॉजिटिव साइन है, तो इसीलिए यहाँ पे ए आ रहा है। वन किस चीज के लिए लिखते हैं, वन इसलिए लिखते हैं जब आप इसके जो सेंटर से जब आप यहाँ से जो वर्टिकल प्लेन अगर आप डालेंगे तो ये हाइड्रोजन दोनों क्या है, सिमिलर है, तो ये कोई आपको इसमें चेंज नजर नहीं आएंगे, इसीलिए यहाँ पे हम वन लिखते हैं, ठीक है। तो ये सिंबल्स आप ध्यान में रखेंगे। तो ये पहला सेट ऑफ ऑर्बिटल से जब आपका s ऑर्बिटल ऑफ ए एंड s ऑर्बिटल ऑफ हाइड्रोजन दैट इज द सराउंडिंग एटम कंबाइंस होते हैं तो ऐसे आपका कॉम्बिनेशन होंगे और बेंड शेप में इसका एनर्जी ज्यादा क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, ठीक है। ये आप ध्यान रखेंगे। आगे देखते हैं, एस ऑर्बिटल तो अब आ गया, नेक्स्ट आपका पी ऑर्बिटल आएंगे। पी फॉर एग्जांपल हम पहले जेड एक्सिस लेंगे क्योंकि हमें पता है कि जो जेड ऑर्बिटल की जो हमने लोब से उनको हमने इंटरन्यूक्लियर एक्सिस पे रखा गया है और इसका यही सबसे क्या है, ज्यादा स्टेबल उसकी पोजीशन है। तो क्या होगा, पी जेड ऑर्बिटल्स अब कंबाइन होंगे वन एस ऑर्बिटल ऑफ पी जेड ऑर्बिटल कंबाइन होंगे सेंट्रल एटम की वन एस ऑर्बिटल ऑफ हाइड्रोजन। अब ये कॉम्बिनेशन होंगे, ठीक है। यहाँ पे हम इसके साइन रखते हैं, फॉर एग्जांपल ये आपके पास प्लस साइन है, इस वाले लोब का जो वेव फंक्शन का साइन है ये प्लस है, ये माइनस है, ठीक है। तो हाइड्रोजन का हमें पता है, हाइड्रोजन यहाँ से आएंगे, यहाँ पे ओवरलैप होंगे इस साइड से, हाइड्रोजन यहाँ पे ओवरलैप होंगे और यहाँ पे भी ओवरलैप होंगे, ठीक है, ओवरलैप होंगे। तो इससे क्या होगा, ठीक है, इससे क्या होगा, ये यहाँ पे प्लस है, ये यहाँ पे भी प्लस है, ठीक है। तो इस साइड से आपका इफेक्टिव ओवरलैप होंगे, इस साइड से थोड़ा कम इफेक्टिव ओवरलैप होंगे। तो इस तरह ये आपका पी जेड ऑर्बिटल ऑफ सेंट्रल एटम एंड वन एस ऑर्बिटल ऑफ हाइड्रोजन एटम इस तरह कंबाइन होंगे। तो ये लीनियरली होंगे। अब जब ये लीनियर से बेंड शेप में जाएंगे तो उसका इफेक्टिव जो ओवरलैपिंग है वो इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा। अगर इंक्रीज होंगे तो क्या होंगे और डिक्रीज होंगे तो क्यों होंगे वो हम देखेंगे। तो ये लीनियर कॉम्बिनेशन है। अब क्या होगा, अब यहां से ये बेंड शेप में अगर चले जाएंगे तो आपका ऐसा होगा, ये आपका पीजेड ऑर्बिटल है इस तरह, ठीक है। और अब ये बेंड होंगे तो लगभग यहां तक इसका बेंड होगा ये, ठीक है। ये लीनियर से बेंड फॉर्म में आ रहा है, तो यहां पे हमारा हाइड्रोजन एटम होंगे इस तरह और यहाँ पे भी दूसरा हाइड्रोजन एटम होंगे, ठीक है। साइन वही है बिल्कुल, यहाँ पे भी प्लस है, यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे प्लस है और यहाँ पे प्लस है। अब क्या होगा, जब ये बेंड होंगे, ठीक है, तो क्या होगा, एनर्जी इसका इंक्रीज होगा। एनर्जी इंक्रीज होगा मींस ओवरलैप क्या होंगे, कम होंगे, ठीक है। ओवरलैप कम होंगे, क्यों होंगे, क्योंकि अगर यहाँ पे आप देखेंगे तो ये दोनों क्या आ रहा है, और भी पास में आ रहा है, ये दो जो ऑर्बिटल है पास में आ रहे हैं, ठीक है। पास में ये दोनों ऑर्बिटल आ रहे हैं, लेकिन इसके साथ इन दोनों का जो ये जो वेव फंक्शन है वो डिफरेंट हो रहा है। वेव फंक्शन डिफरेंट होने की वजह से इसका एनर्जी जो होगा, एनर्जी ऑफ दिस ज्योमेट्री इंक्रीजेस because the wave function changes sign, wave function changes
इस साइन वेव फंक्शन का साइन क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। तो इसकी वजह से इस वाले जो ज्योमेट्री का जो एनर्जी होगा इंक्रीज होगा। तो इसको हम ऐसे दिखाते हैं वाज डायग्राम में, जिस तरह यहाँ से इसका एनर्जी इंक्रीज होके जा रहे हैं। इसका जब हम नोटेशन की बात करते हैं तो यहाँ पे इसको हम लिखते हैं 1 सिग्मा यू, और इसको मुल्केन सिंबल लिखते हैं 1b2। ठीक है, 1b2 बी क्यों लिखा, आप जब आप इसको यहाँ से प्रिंसिपल एक्सिस से रोटेट करेंगे तो ये दोनों साइन क्या है, अलग है, तो इसीलिए यहाँ पे बी आया। ठीक है, प्रिंसिपल एक्सिस के अकॉर्डिंग यहाँ पे वर्टिकल प्लेन लगाएंगे तो ये दोनों भी अलग है, तो यहाँ पे भी आपका बी आ गया। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट छोटे छोटे जो पॉइंट्स है उसको आप याद रखेंगे। ठीक है, तो इसका एनर्जी क्या होगा, स्लाइडली बढ़ जाएंगे, क्योंकि जो वेव फंक्शन का साइन यहाँ पे चेंज हो रहा है। ठीक है, तो इसीलिए जो ओवरलैप है, इफेक्टिव ओवरलैप, वो थोड़ा कम हो जाएंगे जब ये वाला मॉलिक्यूल आपका बेंड हो जाएगा। ठीक, तो ये आपका दूसरा वाला जो पी जेड ऑर्बिटल जब 1s ऑर्बिटल ऑफ सराउंडिंग एटम्स के साथ कंबाइन होंगे तो ऐसे ओवरलैप होंगे। नेक्स्ट हम देखेंगे, अब हमारे पास सिग्मा बॉन्ड जो दो बन गया है, अब आपके पास जो बनेंगे वो पी एक्स एंड पी वाई के साथ बनेंगे। अब हमें पता है कि जो आपका पी एक्स ऑर्बिटल ऑफ योर central atom and 1s orbital of your hydrogen will combine to give molecular orbital। अब इस केस में क्या होगा, अब आपके पास पाई बॉन्ड बनेंगे। ठीक है, पाई बॉन्ड जब आप बांधते हैं तो इसको आप ऐसे दिखा सकते हैं, ये आपका एक्स वाला है। ठीक है, माइनस प्लस। अब यहाँ से आपका हाइड्रोजन आ जाएंगे। ठीक है, दो जो सराउंडिंग एटम्स के हाइड्रोजन आएंगे, यहाँ पे एक हाइड्रोजन होगा, यहाँ पे एक हाइड्रोजन होगा, इनका साइन तो दोनों के क्या है, प्लस प्लस है। ठीक है, तो ये आपका कंबाइन होंगे लीनियर की फॉर्म में, इस तरह कंबाइन होंगे। ठीक है, और इसको जो नोटेशन दिया गया है वो दिया गया है 1 पाई यू एक्स एक्स, 1 पाई यू एक्स, इधर हम जेड भी लिख सकते हैं। अब ये लीनियर कॉम्बिनेशन में ऐसे होंगे जब इसका बॉन्ड एंगल चेंज होगा। ठीक है, 180 डिग्री से चेंज होके अराउंड जब ये 105 के अराउंड आएंगे तो ये क्या होगा, बेंड हो जाएंगे। ठीक है, बेंड होगा तो क्या होगा, ये आपका एक्स ऑर्बिटल है। ठीक है, इस तरह प्लस है, माइनस है। अब क्या होगा, जब ये बेंड होंगे, बेंड होंगे तो ये वाले एस ऑर्बिटल्स भी क्या आ जाएंगे, इसके थोड़ा पास में आ जाएंगे, तो ये यहाँ पे आ जाएंगे। ठीक है, और ये भी यहाँ पे आ जाएंगे हाइड्रोजन। अब हाइड्रोजन को हमने पहले रेड से दिखाया तो हम इसको दोबारा रेड से दिखाते हैं। फॉर एग्जांपल, ये आपका एक हाइड्रोजन हुआ, ये आपका ये वाला हाइड्रोजन हुआ, इन दोनों का क्या है, प्लस प्लस साइन है। अब देखो नीचे वाले आपके डंबल के जो लोब्स है पी एक्स ऑर्बिटल के, इसका साइन भी प्लस है और इन दोनों वेव फंक्शन का भी प्लस है। तो यहाँ पे ओवरलैप थोड़ा क्या होगा, बढ़ जाएंगे। जब ओवरलैप बढ़ जाएंगे इस केस में एनर्जी थोड़ा क्या होगा, डिक्रीज होंगे। तो इसको हम ऐसे दिखा सकते हैं, इसको हम यहाँ से नीचे की ओर बेंड होंगे कि जब पी एक्स ऑर्बिटल जब कंबाइन होंगे तो मोर इफेक्टिव ओवरलैप होता है बेंड फॉर्म में एज कंपेयर टू इट इज लीनियर फॉर्म में। ठीक है, तो ये आपका ऐसे पी ऑर्बिटल कंबाइन होंगे। ठीक, तो ये आपका लगभग यहाँ पे बन गया आपके पास कितने ऑर्बिटल्स, 3 ऑर्बिटल्स, जो कि मेनली आपका बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स होंगे। ठीक है, इसके बाद आपके पास बचता है पी वाई ऑर्बिटल। ठीक है, नाउ अब इसकी केस में आपका पी वाई ऑर्बिटल ऑफ योर, पी वाई किसका होगा, पी वाई ऑफ योर सेंट्रल एटम दैट इज ए, एंड 1s ऑर्बिटल ऑफ हाइड्रोजन कंबाइन होंगे। अब जो पी वाई ऑर्बिटल्स की लोब की डायरेक्शन हमने वाई एक्सिस पे इस तरह रखा गया है। ठीक है, यहाँ पे आपका माइनस, यहाँ पे प्लस, यहाँ पे आपका एस ऑर्बिटल आएंगे साइड से। ठीक है, अब ये क्या होगा, ये एस प्लस है, प्लस है। अब ये क्या होगा, अबव एंड बिलो द प्लेन होंगे, इसकी प्लेन में होंगे ही नहीं। ठीक है, इसकी प्लेन में बिल्कुल भी नहीं होंगे। तो इनका यहाँ से जब ये चेंज होंगे बेंड फॉर्म में, जब ये चेंज होंगे आपका यहाँ पे भी ओवरलैप क्या होगा, बिल्कुल भी ओवरलैप नहीं होंगे। ठीक है, बिल्कुल भी ओवरलैप नहीं होंगे। जब ओवरलैप नहीं होगा तो यहाँ पे इनकी एनर्जी क्या रहेंगे, बिल्कुल यूनिफॉर्म रहेंगे। एनर्जी जितना इसमें था उतना इसमें भी है, यहाँ पे ओवरलैप बिल्कुल भी नहीं होंगे। ठीक है, तो ये आपका क्या बनेगा फिर, ये आपका नॉन बॉन्डिंग बनेगा। ये तीन जो है ऑर्बिटल्स आपका, दिस थ्री इज योर बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स, जिनका यहाँ पे ओवरलैप ही नहीं हुआ तो नॉन बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स रहेंगे आपका पी वाई ऑर्बिटल। ठीक है, इसके बाद हमारे पास क्या आता है, हमारे पास आता है एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स। क्या आता है, एंटी बॉन्डिंग
ऑर्बिटल्स इज लीनियर, और बैंड को हम थोड़ा ऊपर लिखते हैं, ये हमारा लीनियर वाला है। अब यहाँ पे क्या होगा, एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स बनेंगे। जिस तरह आपका बॉन्डिंग का टोटल एंटी बॉन्डिंग बनेंगे, तो 1s आपका s ऑर्बिटल ऑफ योर s orbital of central atom and s orbital of hydrogen will combine। जब यहाँ पे एंटी बॉन्डिंग बनेंगे तो आपका यहाँ पे ओवरलैप होंगे ही नहीं। अब यहाँ पे जो ये आपका सेंट्रल एटम का एंटी बॉन्डिंग है, तो ये आप माइनस आएंगे, ठीक है। इसके साइड से जो आपका दो हाइड्रोजन आएंगे, इनका साइन क्या है, प्लस है। इसका भी साइन क्या है, यहाँ से प्लस है। अब ये दोनों क्या है, प्लस और माइनस, यहाँ पे बॉन्ड बनेंगे नहीं, तो ये आपका एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। अब ये अगर बेंड होता है तो क्या होगा, जब ये बेंड होंगे तो ये आपका एस ऑर्बिटल है, ठीक है। ये आपका एस ऑर्बिटल ऑफ द सेंट्रल एटम, यहाँ से ए, इसको अगर हम लिखें, ये बेंड होंगे इस तरह, तो यहाँ पे ये इस तरह आ जाएंगे। लेकिन यहाँ पे भी साइन क्या है, इसका प्लस है, इसका प्लस है वेव फंक्शन का, इसका माइनस है, तो यहाँ पे रिपल्शन भी थोड़ा होगा, तो इसका एनर्जी क्या होगा, स्लाइडली बढ़ जाएंगे एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स का, ठीक है। तो इसका अभी हमने नाम नहीं लिखा, ये हमारा होता है 1πu, ठीक है। 1πu, इसका हम लिखते हैं 1b1। ये नोटेशंस आपको याद रखेंगे। ये आपका हो गया 4a1 and then is your 3 sigma g। this is your the first anti bonding molecular orbitals, anti bonding molecular orbitals for a b2 type या AH2 type molecule। अब सेकंड जो आपके पास ऑर्बिटल है सिग्मा pz का, उसका भी एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेंगे, ठीक है। तो ये आपका pz ऑर्बिटल्स है, इस तरह pz ऑर्बिटल्स हुआ। यहाँ से आपका आएंगे हाइड्रोजन ऑफ सराउंडिंग एटम्स, यहाँ से एक हाइड्रोजन आएंगे, यहाँ से एक हाइड्रोजन आएंगे, इस तरह। इन दोनों का साइन क्या है, प्लस है, ठीक। और एक का क्या है यहाँ पे माइनस, और एक का प्लस है, तो यहाँ पे थोड़ा सा इफेक्टिव ओवरलैप हो सकता है। जब ये बेंड होंगे तो इसका इफेक्टिव ओवरलैप और भी ज्यादा बढ़ जाएंगे, जो कि हमने पहले केस में देखा था। तो ये आपका क्या है, pz ऑर्बिटल्स है। जब ये बेंड होंगे तो यहाँ पे दो जो हाइड्रोजन आएंगे, क्योंकि इन दो हाइड्रोजन्स का वेव फंक्शन का साइन क्या है, सिमिलर है, ये भी प्लस है, ये भी प्लस है, ये प्लस है, ये माइनस है, तो इसकी एनर्जी थोड़ा कम होंगे, तो हम इसको ऐसे डाउनवर्ड दिखाते हैं, ठीक है। तो इसका जो आपका कोड है 2 सिग्मा यू है एनजी रेट की वजह से, और इसका है 2b2। तो ये ओवरऑल इस साइड में आपका बेंड ज्योमेट्री आ रहा है, मींस 180 डिग्री आ रहा है बेंड ज्योमेट्री, या 105 डिग्री के अराउंड जो आते हैं, और ये आपका लीनियर आता है इस साइड, तो ये आपका है 180 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। तो यहां से आपको पता चल रहा है कि जब मॉलिक्यूल लीनियर से बेंड फॉर्म में जा रहे हैं, तो कब किस केस में एनर्जी इंक्रीज हो रहा है, कब किस केस में एनर्जी डिक्रीज हो रहा है, और क्यों हो रहा है, ये भी आपका क्या है, एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स, ठीक है। तो ऐसे आपका ओवरलैप की वजह से ओवरऑल मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स की एनर्जी कभी बढ़ रहा है, कभी घट रहा है, ठीक है। तो समराइज करने के लिए, आपको और भी इजीली सिंपली याद रखने के लिए, हम जो वॉच डायग्राम को हम ऐसे ड्रॉ करते हैं, ठीक है। हम ड्रॉ करते हैं ऐसे, सिंपली याद रखने के लिए आपको ओवरलैप्स का पता होना चाहिए, फिर आप ऐसे इसको ड्रॉ कर सकते हैं। यहाँ पे आप रखेंगे, इस साइड से आप रखेंगे, फॉर एग्जांपल ये लीनियर वाला है, ठीक है। ये आपका बेंड साइड है, बेंड साइड है। अब यहाँ पे सबसे पता है, यहाँ पे जो कोड होता है वो सिग्मा 2 सिग्मा जी होंगे, फिर इसके बाद यहाँ पे 1 सिग्मा यू होगा, देन यू हैव 1 पाई यू एक्स, एंड देन यू हैव 1 पाई यू वाई, देन यू हैव योर 3 सिग्मा जी। ये एंटी बॉन्डिंग, यूजुअली कुछ बुक में आपको सिर्फ ये पाई बॉन्डिंग ही जो बॉन्डिंग वाला ही मिलेंगे, एंटी बॉन्डिंग यूजुअली यहाँ पे दिखाता नहीं है, ठीक है। तो आगे आपका, इसको हम थोड़ा इंक्रीज करते हैं, इसको अबव लिखते हैं। तो यहाँ पे आपका एक ऑर्बिटल होगा 2 सिग्मा यू, ठीक है। इसको हम एक्सटेंड करते हैं थोड़ा ऊपर तक, तो ये आपका बेंड साइड है, ये आपका लीनियर ज्योमेट्री है, ठीक। उसी तरह यहाँ पे आपका क्या है, थोड़ा नीचे है, इसको आप ऐसे भी दिखा सकते हैं, थोड़ा नीचे है, यहाँ पे आपका
2a1, ठीक है। तो इससे थोड़ा एबो है आपका यहाँ पे 1b2, इससे थोड़ा कम है यहाँ पे आपका 3a1, देन यू हैव your non-bonding 1b1, then you have your 4a1, and finally we have the last antibonding molecular orbital, that is 2b2। तो इसको ऐसे दिखाया हुआ था जैसे कि यहाँ से जब लीनियर से बैंड की ओर जाते हैं तो यहाँ पे एनर्जी डिक्रीज होता है, तो ये इस साइड आते आते थोड़ा इस तरह डिक्रीज हुआ आपको मिलेगा, ठीक है। दो साइन, या तो यहाँ से आप ऊपर की ओर लगा सकते हैं, 2 1a से एनर्जी इंक्रीज हो रहा है 2 सिग्मा जी पे, तो आप एरो को उल्टा कर सकते हैं, लेकिन सारे डायग्राम्स में एरो सारा क्या होगा, उल्टा होगा उस टाइम। अभी हम नीचे की ओर एनर्जी डिक्रीज, तो यहाँ से जब 1 सिग्मा यू से जब हम बैंड फॉर्म में 1 to b पे जाते हैं तो एनर्जी इंक्रीज होता है, तो हम इसको थोड़ा इस तरह एनर्जी इंक्रीजिंग फॉर्म में दिखाएंगे, ठीक है। देन जब हमारा एक्स से यहाँ से जब हम 3y की ओर आते हैं तो आपका एनर्जी फर्दर डिक्रीज होता है, तो हम इसको ऐसे दिखा सकते हैं। देन हमारा y का और 1b का इसका एनर्जी बिल्कुल भी चेंज नहीं हो रहा है। देन जब हम 3 सिग्मा जी से आपका मूव ऑन करते हैं 4a1u, तो यहाँ पे भी एनर्जी थोड़े क्या होते हैं, इंक्रीज होते हैं, इस तरह हम दिखा सकते हैं। जब हम 2 सिग्मा यू से 2b की ओर जाते हैं तो आपको 2b2 तक इस तरह ये एनर्जी लेवल डायग्राम आपको देखने को मिलेंगे, बुक्स में भी आपको ऐसे ही देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो ये सब बुक्स में जो आपको मिलेंगे वहां पे ये सब हमने क्या है, एक्सप्लेन आपको किया गया है, ठीक है। अब इसका फायदा क्या है, फिर जब हम इसकी स्ट्रक्चर डिटर्मिनेशन की बात आते हैं तो हम कैसे करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे इनकी आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आपका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना है लीनियर की, तो ये क्या होगा, 2 सिग्मा जी होंगे, देन आपका 1 सिग्मा यू होंगे, इसी सीरीज को हम लिखेंगे इंक्रीजिंग ऑर्डर में। देन आपका 1 पाई यू एक्स होंगे, ठीक है। देन यूर 1 पाई यू वाई होंगे, देन वी हैव यूर 3 सिग्मा जी होंगे, एंड लास्टली वी हैव 2 सिग्मा यू होंगे। लीनियर का बैंड फॉर्म में क्या होगा, बैंड फॉर्म में आपका हमने लिखा था यहाँ पे 2a1, then we have 1b2, then we have 1b2, then we have 3a1, and then 1b1, then we have 4a1, and finally we have 2b2। अब आप क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन्स को फिल करेंगे, इलेक्ट्रॉन्स को फिल करेंगे, ठीक है। तो जब हम कुछ एग्जाम्पल देते हैं आप लीनर मॉलिक्यूल्स के, और उनका शेप क्यों लीनर आ रहा है या क्यों बेंड आ रहा है वो हम देखेंगे। फॉर एग्जाम्पल आपका मॉलिक्यूल है BeH2, बेरिलियम डाइहाइड्रेट। इसका क्या होगा, वैलेंस इलेक्ट्रॉन जब हम इसमें काउंट करेंगे तो टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन यहाँ पे होगा, बेरिलियम के पास 2 है, हाइड्रोजन एक के पास 1, 2 के पास 2, वी हैव टोटल 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन। अब हम यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स क्या करेंगे, फिल अप करेंगे। देखो BeH2 में 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, 2 वैलेंस इलेक्ट्रॉन इसमें रहेंगे, 2 इलेक्ट्रॉन इनमें रहेंगे। अब आप डायग्राम को देखना है, डायग्राम को देख के आप ये बता सकते हैं कि इसका जो ज्योमेट्री होगा लीनियर ज्यादा स्टेबल होगा या बेंड ज्यादा स्टेबल होगा। उसके लिए आप क्या करेंगे, उसका आप इस एरो को देखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, जब आप फर्स्ट सेकंड लेवल पे ये जो इलेक्ट्रॉन आप फिल करते हैं, यही आपका क्या है ना, इस केस में ये होमो है, जो कि हमने आपको बताया था होमो को देखना है। जब ये आपका होमो बनते हैं तो इस वाले लेवल में क्या हो रहा है, जैसे कि आप 1 सिग्मा यू से 2b2 पे जाते हैं तो इसका एनर्जी क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। मींस जब ये एनर्जी इंक्रीज होगा तो बेंड वाला साइड, ये क्या है, बेंड साइड है, बेंड साइड में एनर्जी इंक्रीज हो रहा है, और आपकी लीनियर साइड में एनर्जी इस वाले लेवल का कम हो रहा है, तो इसका जो शेप होगा वो लीनियर होगा, ठीक है। क्या होगा, लीनियर होगा, ठीक है। आगे देखेंगे, आपका फॉर एग्जांपल है आपका LiH2 प्लस है, ठीक है। वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होंगे यहाँ पे, वैलेंस इलेक्ट्रॉन आपका यहाँ पे होगा 1 2 3, 3 में से एक प्लस चार्ज है तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन आपके पास 2 ही रहेंगे। अब जब आप इलेक्ट्रॉन फिलअप करेंगे तो पहले ही लेवल में इसका होमो आ जाएंगे, ये होमो बनेंगे। तो होमो में क्या हो रहा है, जैसे कि आप लीनियर और बेंड साइड में जाते हैं तो बेंड वाले साइड का एनर्जी डिक्रीज हो रहा है, तो यहाँ पे ज्यादा स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन है, तो इसका जो शेप होगा वो बेंड शेप होंगे, ठीक है। ऐसे आप इसका ज्योमेट्री पता कर सकते हैं। अगर हम LiH2 की बात करें, प्लस चार्ज को हटाएं, तो हमारे पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, 3 होंगे। 3 होंगे तो क्या होगा, यहाँ पे आपका 1 2
होमो में एक ही इलेक्ट्रॉन है, लेकिन होमो का एनर्जी किस साइड कम है? होमो का एनर्जी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स की एनर्जी लीनियर साइड में कम है, तो यहाँ पे वैलेंस इलेक्ट्रॉन 3 है, सो द शेप विल बी लीनियर हियर। ठीक है, आगे हम BH2 की बात करें, अभी हम ट्राई एटॉमिक की ही बात करें। BH2 में वैलेंस इलेक्ट्रॉन हमारे पास टोटल कितने रहेंगे? बेरिलियम में 3, इधर 2, 5, 5 इलेक्ट्रॉन को हम फिलअप करते हैं, 1 2 3 4 5। तो ये क्या आ रहा है, यहां से जो एनर्जी लेवल है वो बेंड की ओर डिक्रीज हो रहा है, तो इसका शेप क्या आएगा? आपको बेंड शेप मिलेंगे। ठीक है, तो यहां से फिर आप इस डायग्राम से आपको ये पता चलता है कि कौन से मॉलिक्यूल का शेप क्या होगा। अगर हम H2O मॉलिक्यूल्स की बात करें तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना होगा हाइड्रोजन में? 6, 2 यहाँ पे 8। ठीक है, तो जब आप इसको फिल करेंगे 1 2 3 4, यहाँ पे 5 6 7 8, तो इसका शेप जो है बराबर आ रहा है। ठीक है, तो इसका भी आपका शेप जो है बेंड ज्यादा स्टेबल आता है, बेंड शेप इसका स्टेबल आता है। तो इसी तरह आपको सारे जितने भी ट्राई एटॉमिक मॉलिक्यूल्स है, AB2 टाइप ऑफ मॉलिक्यूल्स है, तो इनमें आपको क्या कर सकते हैं, आप इनकी ज्योमेट्री निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे नॉन बॉन्डिंग तो हमारा बिल्कुल भी एनर्जी चेंज नहीं आ रहा है, लेकिन जब उससे हम डाउनवर्ड्स की बात करते हैं तो यहाँ पे 3A1 की एनर्जी कम है, तो इसका शेप जो है आपका बेंड शेप, वाटर मॉलिक्यूल में बेंड शेप आता है। ठीक है, तो ये था ऑल अबाउट वाश डायग्राम। आपका वाश डायग्राम कैसे बनेंगे, क्या क्या कंडीशन चाहिए, फिर हम वाश डायग्राम से मॉलिक्यूल की ज्योमेट्री कैसे निकाल सकते हैं। तो आज हमने ट्राई एटॉमिक मॉलिक्यूल, पहले हम वाश डायग्राम को डिस्कस करें, फिर वाश डायग्राम में क्या क्या चीजें होता है, कैसे हम वाश डायग्राम को बना सकते हैं, देन कैसे हम वाश डायग्राम के से मॉलिक्यूल की ज्योमेट्री को निकाल सकते थे, जिसमें हमने मेनली ट्राई एटॉमिक मॉलिक्यूल्स का एग्जांपल लिया है। ठीक है, तो यहां से हमें पता चल रहा है कि वाश डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, और इससे हमें मॉलिक्यूल्स की एक्चुअल जो ज्योमेट्री की बात हमें पता चलता है, बेस्ड ऑन द एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स विद रेस्पेक्ट टू देयर बॉन्ड एंगल। ठीक है, तो ये था ऑल अबाउट आवर वाश डायग्राम फॉर ट्राइएटॉमिक मॉलिक्यूल। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।